हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जेओएआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में, ताकि आपको पता चल सके कि कंसेप्ट क्या था क्वेश्चन के पीछे, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी ऑल फाइल्स फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क टू द डाटा डायरेक्टरी ऑन द सी ड्राइव। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर ही सोल्यूशन लिखा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने ये बोला कि हमें कमांड बतानी है जो कि कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है ऑल फाइल। कहाँ से? फ्लॉपी डिस्क से कौन से ड्राइव में जाना है? सी ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है डाटा नाम का, वहां पे जाना है। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कमांड्स वाली एक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए एमएस डॉस की कमांड्स का कैसे होता है। मोस्टली जो हमारी कमांड्स होती हैं उनका यही सिंटेक्स होता है। तो एमएस डॉस की जो कमांड्स हैं उनका सिंटेक्स है, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, तो आप क्या लिखेंगे? कॉपी। कॉपी के बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सोर्स, कि आपका जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद आप लिखेंगे डेस्टिनेशन, कि कहाँ जाएगा। बस आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप आंसर जो है इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉपी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ है? फ्लॉपी डिस्क में है, ठीक है, और सारा का सारा डाटा कॉपी करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉपी तो सब में लिखा हुआ है, कॉपी के बाद क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। मतलब ए क्या है? हमारी फ्लॉपी ड्राइव है। तो आगे क्या लिख दूंगा मैं? सोर्स क्या लिख दूंगा? ए। ठीक है, ड्राइव के आगे ऐसे दो वो लगते हैं कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास ड्राइव का, इस तरह से ड्राइव के अंदर जाने के लिए हम ये ब्लैक बैक स्लैश जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि ड्राइव के अंदर। उसके बाद अब यहाँ क्या लिखा है? सारी की सारी फाइलें जो है कॉपी करनी है। जब भी सारी की सारी फाइलें कॉपी करनी हो तो क्या हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं? स्टार। उसके बाद इस तरह से फुल स्टॉप और फिर से स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो पहुंच गई। यहाँ तक हमारे पास कॉपी हो गया, हमारे पास सोर्स हो गया। उसके बाद स्पेस देके हमें क्या करना है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या बताइए? सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी है या कि एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? डाटा। सी ड्राइव के अंदर ये अंदर चले गए और फोल्डर का नाम क्या है? डाटा। लो जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी। बस इतना सा करना है। मान लो आपको बोला होता कि डिलीट करनी है सारी की सारी फाइल्स, तो आप क्या लिख दे? डिलीट। अब सारी की सारी फाइल्स डिलीट करने का बोला है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे ये वाला सिंबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सारी की सारी फाइल्स डिलीट कर दो। ठीक। या फिर आपको बोलते सी में सारी की सारी फाइल्स डिलीट कर दो, तो आप सी ड्राइव लिख के बैक स्लैश लगा के तब ये लिख देते, तो आपकी सी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाती। तो इतना सा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस सी इन डॉस? कंट्रोल प्लस सी हमने विंडोज में तो बड़ी कॉमन सी ऑपरेशन है, कॉपी होता है इससे। डॉस में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, दूसरा है कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सी सेव द फाइल, डी इंसर्ट अ हाइपरलिंक। अगर कोई भी नॉर्मली ये सवाल करेगा तो वो पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी पूछा हुआ है, अच्छा कॉपी जो है टिक कर देता हूँ, पर ये जो है बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, एमएस डॉस में जो कंट्रोल प्लस सी कमांड है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड। कोई भी कमांड रन कर रही है उसको रोकना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इसमें एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है एक कमांड पास करी, डी आई आर। डी आई आर का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद मैंने सर्च कर दिया। ये स्विच कमांड है, इसका मतलब होता है सर्च करना। मैंने किसी डायरेक्टरी में सर्च कमांड एग्जीक्यूट कर दी। अब आपको पता है कि जब हम विंडोज में सर्च करते हैं तो क्या होता है? एक इस तरह से जो है धीरे धीरे लोडिंग होती है, अलग अलग फाइल्स जो है निकल के सामने आती हैं। इसी तरह अगर डॉस में सर्च हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। अब आपको जो है बड़ा ज्यादा टाइम लग गया और आप चाहते हैं कि इसको कैसे रोकना है। विंडोज में तो हम सीधे क्रॉस पे दबा देते हैं, यहाँ पे सारा क्या है? सारा टेक्स्ट का कमाल है। हमें कमांड पास करनी होती है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे हमारा जो एग्जीक्यूशन है सर्च का वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर आपसे यहाँ तो ये पूछ लिया कि कॉपी कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारी वो रुक जाएगी, एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड रुक जाएगी। तो और भी तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कंट्रोल प्लस एस पूछ सकता है। अगर आपसे कंट्रोल प्लस एस पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है? पॉज करना। पॉज द आउटपुट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी आउटपुट दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी उस समय के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंट्रोल प्लस पी, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रिंट होना। प्रिंट द आउटपुट ऑन स्क्रीन। जो भी आउटपुट आ रही होगी स्क्रीन पे उसका क्या मिल जाएगा? आपको प्रिंट मिल जाएगा। अगर आपसे कंट्रोल प्लस ब्रेक पूछ लिया जाए तो ये क्या करता है? ये टर्मिनेट कर देता है। जो भी प्रोसेस चली होती है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। टर्मिनेट प्रोसेस। जो भी आपकी प्रोसेस आपने चलाया वो उसको क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा।
तो ये कुछ और क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप सीडी बैकस्लैश एंड प्रेस एंटर इन द डॉस। क्या होगा जब आप सीडी और बैकस्लैश टाइप करके एंटर दबाते हैं डॉस में। तो ऑप्शन है हमारे पास, रिटर्न टू द पेरेंट डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी समझिए, डायरेक्टरी का मतलब क्या है, सिर्फ एक फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल आप सी ड्राइव में हैं, सी ड्राइव में आपने एक फोल्डर है आपके पास वीडियो नाम का, वीडियो के बाद आपके पास नेक्स्ट फोल्डर है फाइल्स, और फाइल्स में अंदर जाके आपके पास फोल्डर है मान लो जीरो। ठीक है, आपने फिल्म रखी है जीरो, तो जीरो नाम की जो है फोल्डर आपने बनाया हुआ है। अब पहला क्या बोल रहा है कि अभी आप कहाँ पे हैं, अभी आप जीरो पे हैं। ठीक है, जीरो वाले फोल्डर में है, और आपने सीडी लिख के बैक स्लैश जो है दबा दिया, बैक स्लैश लिख के एंटर दबा दिया। तो आप क्या हो जाएगा, आप पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। मतलब आप जीरो से उठ के कहाँ चले जाएंगे, जीरो से उठ के आप उसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, जीरो की पेरेंट डायरेक्टरी फाइल्स, आप फाइल्स में चले जाएंगे। फिर से आपने सीडी बैक स्लैश लिखा तो आप कहाँ चले जाएंगे, वीडियोज में चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारे पास ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एंटर इनटू सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी में जाने का मतलब जीरो के आगे कोई फोल्डर है आप वहां चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न टू द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब आप सीधे स्टार्टिंग में चले जाएंगे, आप जीरो से डायरेक्टली उठ के कहाँ चले जाएंगे, सी ड्राइव में चले जाएंगे। ठीक है, पूरा बाहर आ जाएंगे। चौथा है डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी। आपको करंट डायरेक्टरी, जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, जीरो में है, तो आपको जीरो शो करना शुरू कर देगा कि आप अभी जो है जीरो डायरेक्टरी में है, जीरो नाम के फोल्डर में है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जब भी हम सीडी लिख के बैक स्लैश दबाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीडी की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी। इससे जो है हमें मतलब समझने में बड़ी इजीली हो जाता है। तो सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, और हमने क्या लगा दिया साथ में, बैक स्लैश। बैक स्लैश का मतलब क्या है, बैक स्लैश का मतलब है कि पूरा का पूरा पीछे चले जाओ। ठीक है, मतलब कि अपनी रूट डायरेक्टरी में चले जाओ। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न टू द रूट डायरेक्टरी। तो जब भी हम सीडी लिख के बैक स्लैश लिखते हैं और एंटर दबाते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, रूट डायरेक्टरी में चले जाते हैं। मान लो आपसे पूछे कि आप सीडी लिख के साथ में लगा दो दो डॉट, तो क्या होगा। तो आप क्या होता है, आप एक कदम पीछे चले जाते हैं, मतलब कि आप कहाँ चले जाते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाते हैं। और अगर आपसे बोले कि सिर्फ आपने सीडी लिखा तो क्या होगा, और एंटर कर दिया, तो जब आप सीडी लिखते हैं और सिर्फ एंटर करते हैं, तो आप वो डिस्प्ले करना शुरू कर देता है कि अभी आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं, आपकी करंट डायरेक्टरी जो है आपको बताना शुरू कर देता है। ठीक, और अगर आप मान लो आपने लिखा सीडी और साथ में आपने स्पेस देके आपने फोल्डर का नाम लिख दिया, फोल्डर नेम, और एंटर कर दिया, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे उस फोल्डर में पहुंच जाओगे। ठीक है, आप फोल्डर में भी मूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर में। मान लो जीरो के आगे फोल्डर होता एक वन, तो अगर मैं यहाँ सीडी लिख के वन लिख देता और एंटर कर देता, तो मैं कहाँ चला जाता, जीरो से वन के अंदर चला जाता। तो ये कुछ हमारे पास इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एमएस डॉस। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब है कि एक समय पे उसे एक ही यूजर चला सकता है। ठीक है, जीयूआई बेस्ड, ये क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आजकल हम देखते हैं जो विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। जैसे आपको अभी ये पॉइंटर दिख रहा होगा, ये इंक दिख रही होगी, तो ये क्या है, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैं यहाँ टिक कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगर मुझे कोई बटन दबाना है, यहाँ से इंक चेंज करनी है, तो ये यहाँ बटन्स बने हुए हैं, मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल यूजर और जीयूआई बेस्ड, तो ये तो गलत है। ठीक है, जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या है, वो तो एक पहली बात सिंगल यूजर है, और दूसरी बात वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। सब कुछ हमें लिख के करना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी मल्टी यूजर है, यहाँ भी मल्टी यूजर है, और हमारा राइट आंसर क्या है, सिंगल यूजर सीयूआई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टू नेटवर्क लेयर्स इज द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। बोल रहा है कि जो हमारी ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल में कौन सी दो ऐसी लेयर्स होती हैं जिसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान से देखिए ये शब्द फ्लो कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद चलते हैं इसके आंसर पे। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, मैं ऊपर चल जाता हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए कोई भी नेटवर्क होता है ना जिसमें हमारा कुछ डाटा जाता है, उसमें एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, अब इनके बीच में जब हम कोई चीज ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं। उन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोटोकॉल। जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाते हैं और उन्हें मानते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब मान लो मैंने डाटा भेजा, सेंडर ने 4 यूनिट डाटा भेजा।
तो ये 4 यूनिट किसके पास पहुँचने चाहिए? रिसीवर के पास पहुँचने भी चाहिए, ठीक है? अब ये क्या है? ये हो गया फ्लो, कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये हो गया फ्लो। अब क्या है? फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। फ्लो को कंट्रोल क्यों किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने जो सेंडर है, सेंडर ने भेज दिए 10 पैकेट, बट रिसीवर की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ़ एक टाइम पे 5 पैकेट होल्ड करने की है या 5 पैकेट रिसीव करने की है। तो क्या वो 10 पैकेट रिसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है? इसी वजह से क्या बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कि एक टाइम पे जो सेंडर है वो कितने भेज सकता है? मैक्सिमम 5 ही भेज सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 ये रिसीव कर लेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लो क्या होता है? फ्लो कंट्रोल क्यों होता है? क्यों करते हैं फ्लो कंट्रोल? अब देखते हैं विंडो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? मान लो आपका कोई सेंडर है और उस सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मेरे पास डाटा है, मान लिया, ठीक है? अब मुझे ये डाटा क्या करना है, सेंड करना है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैं सारा का सारा डाटा एक बार में ही सेंड कर दूँगा। तो अगर मान लो मेरे रिसीवर जो है, वो एक समय में सिर्फ़ 4 डाटा जो है, 4 यूनिट ऑफ डाटा रिसीव कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 4 डाटा यूनिट की एक क्या बनाएँगे, विंडो बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या बना दी मैंने, एक विंडो, ठीक है? विंडो हो गया। अब ये विंडो क्या है, मतलब मैं एक समय में क्या भेजूँगा, 1, 2, 3, 4 मैंने ये भेज दिए, 1, 2, 3, 4 ये पहुँच गए। अब क्या होगा, रिसीवर मेरा जब रिसीव कर लेगा चारों के चारों यूनिट, तब वो जो फर्स्ट होगा, उसकी फीडबैक भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जी मुझे ये रिसीव हो गया, ठीक है? वो बोलेगा कि जी मुझे मिल गया। अब जब कन्फर्म हो गया सेंडर को कि जो फर्स्ट यूनिट था वो रिसीव हो चुका है, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो विंडो है इसको स्लाइड कर दिया जाएगा 1 यूनिट। मतलब कि विंडो अब कहाँ पहुँच गई, 2, 3, 4, 5 1 तो पहुँच गया, 1 छोड़ दिया हमने। अब विंडो क्या करेगी, स्लाइड करके आगे चलेगी, ठीक? उसके बाद 2 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, 2 को रिसीवर बोलेगा जी 2 भी पहुँच गया। जब 2 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, 2 की कन्फर्मेशन आ गई तो क्या होगा, विंडो जो है आगे स्लाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जो सेंडर है, रिसीवर है, वो एक रूल फ़ॉलो करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। और ये किसके लिए काम आता है, ताकि फ्लो को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब कौन-सी ऐसी 2 हमारे पास लेयर्स हैं जो कि इसका इस्तेमाल करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं हमारे पास। डाटा लिंक लेयर जो है, इसके लिए इस्तेमाल होती है, जो हमारी नोड्स होती हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक? इसमें हम जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एचडीएलसी, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो इसमें क्या किया जाता है, जो डाटा है उसको छोटे-छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वही फ्रेम्स जो हैं आगे सेंड किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। और दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें क्या होता है, जो एंड टू एंड है, पूरे इंटरनेट पे एक बड़े लेवल पे वो चीज़ें होती हैं मैनेज। तो इसका जो सबसे फेमस हमारे पास प्रोटोकॉल है वो क्या है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये अकेला टीसीपी रखेंगे, आईपी जो है नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? इसमें जो है छोटे-छोटे सेगमेंट्स में जो है डाटा को डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट थ्रूपुट? इनमें से सबसे ज़्यादा थ्रूपुट कौन-सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए थ्रूपुट होती क्या है? थ्रूपुट होती है डाटा ट्रांसफर या अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, कि कम से कम समय में कितना डाटा जो है भेजा जा सकता है किसी भी नेटवर्क में, ठीक? अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हाईएस्ट की बात की जा रही है, मतलब सबसे ज़्यादा डाटा कितने कम समय में भेजा जा सकता है अलग-अलग प्रोटोकॉल में। अब अगर आपको इन प्रोटोकॉल्स का मतलब समझ आ गया ना कि ये होते कैसे हैं, तो आप इज़िली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अलोहा की बात करता हूँ। जो अलोहा है ना, मान लो मेरे पास कंप्यूटर 1 है और मेरे पास कंप्यूटर 2 है। जो भी कंप्यूटर अलोहा अलोहा पे होंगे बेस्ड, वो क्या करेंगे, आपस में कनेक्शन बनाएँगे, इनमें कनेक्शन बनेगा, कोई भी कभी भी अपनी मर्ज़ी से ट्रांसमिशन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ पैकेट्स जो हैं C1 से C2 पे भेज दिए, ठीक है? कुछ डाटा है, वो इधर से C1 से कहाँ जा रहा है, C2 पे जा रहा है, कभी भी जाएगा अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? और सामने से C2 ने भी भेज दिए, हमारे पास एक ही तार है दोनों के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक ही तार है इनके बीच में, अलग-अलग तारें नहीं है, इससे कन्फ्यूज़न होगा। मान लो एक ही तार है बीच में और दोनों बाई डायरेक्शनल चलती हैं, तो इधर से भी डाटा आ गया और इधर से भी डाटा आ गया, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा हमारे पास कोलिजन और जो नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जिसकी वजह से ये जो है सबसे कम डाटा ट्रांसफर कर पाता है। हमारे पास जो इसकी एफिशिएंसी है ना, वो बड़ी ही कम होती है अलोहा की। अब जो स्लॉटेड अलोहा है इसमें क्या किया जाता है,
इसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे पे डाटा भेजेंगे तो, पर क्या होता है कि जो टाइम है ना उसको ऐसे स्लॉट्स में बांट दिया होता है, अलग अलग स्लॉट में। मान लो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो जैसे ही एक स्लॉट स्टार्ट होता है तब डाटा भेजा जाता है। जैसे मान लो T1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे T1 स्टार्ट हुआ तो इधर से डाटा भेजा जाएगा, ठीक है। फिर उधर से T2 स्टार्ट, T1 खत्म हो गया, T2 स्टार्ट हुआ तब ये भेजेगा। तो इससे क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और कोलिजन के चांसेस तो अभी भी रहते हैं इसमें। तो इसकी जो हमारे पास थ्रूपुट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर वैसे क्या होती है, कम ही होती है। फिर जो हमारे पास आता है CSMA, CSMA का जो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहले कनेक्शन किया जाता है, ठीक है, दोनों में बीच में कनेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा कि दोनों जो है वेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली कि कब एक जो है हमारे पास डाटा भेज रहा है उस समय दूसरा डाटा नहीं भेजेगा। बट इसमें जो है हमारे पास कोलिजन डिटेक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो कोलिजन हो ही जाए तो हमारा जो सिस्टम है या नेटवर्क है वो ठप हो जाता है। जो हमारे यहाँ CSMA है इसमें हमारे पास कोलिजन डिटेक्शन जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। मतलब जो सबसे सिक्योर है, सबसे फास्ट है, वो कौन सा है, CSMA। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से क्या हमारी जो है सीरीज होगी, तो सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट थ्रूपुट किसकी होती है, CSMA की। उसके बाद सेकंड CSMA, CSMA CD, CSMA, उसके बाद स्लॉटेड, और लास्ट में आता है आपके पास अलोहा। तो ये कुछ आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच IEEE स्टैंडर्ड रेगुलेट ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। जो IEEE है ये एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि फॉलो किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। अब इन्होंने ब्लूटूथ के लिए कौन सा हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स किया है, तो ब्लूटूथ के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 802.15.1, ठीक। ये ध्यान में रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है 802.11 ये किसका होता है। तो आपने बॉडी वर्क पढ़ा होगा, शायद नोटिस नहीं किया होगा, वाईफाई का होता है, ठीक। फिर हमारे पास ये भी पूछ लेते हैं कई बार 802.3 ये किसका होता है, तो ये लैन का होता है, लैन, या फिर इथरनेट भी बोलते हैं इसको, इथरनेट। और हमारे पास एक ये नहीं पूछते, ठीक है, 802.16 होता है, ये किसका होता है, वाईमैक्स का। जैसे वाईफाई होता है वैसे ही वाईमैक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अनलाइसेंस्ड बैंड ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम आर नोन एज। अब क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी रेडियो सिग्नल है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मान लो जैसे हमारा नहीं है कि हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है चीजें सुन पाते हैं, इसी तरह और भी रेंज होती है हमारे पास, ठीक है, इसके आगे पीछे बड़ी ज्यादा। तो ये बैंड्स में बांटी गई होती है। मान लो हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज है, ये कहाँ तक है, मान लो ये सिर्फ एग्जांपल है, मान लो 5 गीगाहर्ट्ज तक है, 5.8 गीगाहर्ट्ज। तो ये क्या किया होता है, गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन किया होता है। मान लो ये जो है वॉकी टॉकी के लिए, जो वॉकी टॉकी पे बात करते हैं वॉकी टॉकी के लिए, तो ये रिजर्व कर दी जाती है। और अगर आपको इसके इस्तेमाल करना है तो आपको ये खरीदनी पड़ेगी गवर्नमेंट से पैसे देके। अब पूछ रहा है ऐसा कौन सा रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड है जो अनलाइसेंस्ड है, मतलब कि कोई भी उसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ISM बैंड। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो ये ISM है ना, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी देख लो। ISM का मतलब होता है इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड मेडिकल। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो सरकार है, सरकार ने कुछ बैंड्स जो हैं ऐसे ही रिजर्व रखे थे, किसके लिए, इंडस्ट्रिंग हीटिंग के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, या फिर मेडिकल जो अप्लायंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए, जैसे माइक्रोवेव थेरेपी वगैरह हो गई, उनके लिए जो है रिजर्व रखे थे। बाद में इन्होंने देखा कि ये जो है बड़े ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया, ओपन ही कर दिया कि आप इसको जनरली जैसे मर्जी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, ISM बैंड बोलना शुरू कर दिया। ये क्या अनलाइसेंस्ड बैंड है। आपने सुना होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज। आप कभी भी वो जो वाईफाई होता है, वाईफाई का सिग्नल में देखना, वहाँ पे लिखा होता है 5G/2.4 गीगाहर्ट्ज। तो वो क्या है, ISM बैंड में इस्तेमाल किया जाता है जनरली। जो हमारी ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ जो इस्तेमाल करती है वो भी ISM बैंड में चलती है, वाईफाई ISM बैंड में चलता है। जो हमारा RFID होता है वो भी इसी में चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन TCP/IP। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल, कनेक्शनलेस मतलब कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते,
वैसे कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, बट बात नहीं करते। ठीक, बात इन द सेंस कि एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं होता उस समय पहले। और दूसरा है अनरिलायबल, मतलब कि उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी में तो मैंने बताया था, ये जो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक, आईपी भी उसी से रिलेटेड है, उसी तरह से। ठीक है, जो यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो है ये अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। होता क्या है कि इसमें जो है कनेक्शन है, नहीं है, मान लो तार जुड़ी हुई है, बीच में कनेक्शन टूट भी गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो सेंडर है वो डाटा भेजता ही रहेगा। ठीक है, और वो डाटा यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, कोई भी पता नहीं चलेगा कि पहुंचा डाटा नहीं पहुंचा। ठीक है, तो अगर इतना ही बेकार प्रोटोकॉल हमने रखा है तो हम क्यों ही रख रहे हैं इसको? ना तो इसमें कनेक्शन है, ना ये रिलायबल है। ठीक है, टीसीपी आईपी की तरह, तो हमने इसको क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि ये क्या है, फास्ट है। इसमें क्या है, डाटा का ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। अब फास्ट की जरूरत हमें कहाँ से पड़ जाती है? मान लो आप वीडियो कॉल कर रहे हो किसी को, ठीक है, वीडियो कॉल में तो आपको क्विक चाहिए एकदम से। मान लो आप गेम की स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, वीडियो गेम की स्ट्रीमिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो भी आपको मतलब या फिर लाइव कर रहे हो आप यूट्यूब पे, तो वो भी आपको एकदम चाहिए, टू द पॉइंट, जल्दी से जल्दी हो। या फिर आप कॉल कर रहे हो, जैसे आजकल फीचर आता है 4G में, वॉइस ओवर आईपी। ठीक, आपने कॉल कर रखी है, तो कॉल में भी आपको फास्ट टू फास्ट रियल टाइम चाहिए। तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या है, फास्ट। अब आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने वीडियो कॉल कर रखी है तो उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता। कई बार क्या होता है कि आपने जो एक सेंडर है, ठीक है, जो भी बोल रहा है वो बोलते ही जा रहा है, उसकी वीडियो सामने पहुंची नहीं पहुंची कोई पता नहीं चल रहा, वो बोल ही जा रहा है, उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा। फिर आप बाद में जब कनेक्शन दोबारा से मिल जाता है, ठीक है, डाटा जो आपका पहुंचना शुरू हो जाता है, फिर आप बोलते हैं यार कट गया था, नहीं पता चला, दोबारा से बोलना क्या बोला। तो वो इसी कारण से होता है कि वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जैसा एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कनेक्शनलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पोर्ट नंबर इज यूज फॉर टेलनेट? टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है किसी दूर बैठे जो सिस्टम है उसको एक्सेस करने के लिए और उसको यूज करने के लिए। तो हमारे पास कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं जो कि हमने लॉजिकली असाइन किए होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल के लिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा टेलनेट है उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 23 नंबर पोर्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, टेलनेट के लिए। अब आजकल जो है टेलनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल हम सिक्योर शेल इस्तेमाल करते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, रिसेंट का मॉडर्न क्वेश्चन है कि अभी हम टेलनेट की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सिक्योर शेल। ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्योर शेल में जो हमारा डाटा है ना वो एनक्रिप्ट हो जाता है, इंक्रिप्शन हो जाती है, वो कोई भी देख नहीं सकता। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक तो एच का पूछते हैं, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 80। एक एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका भी पूछते हैं, इसका कितना होता है, 443। तो ये दो जो है आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू शेप बस्टी ट्रैफिक इनटू द फिक्स्ड रेट ट्रैफिक? कौन सा प्रोटोकॉल बस्टी ट्रैफिक को फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है? सिचुएशन समझा देता हूँ, आप इजीली जो है खुद ही आंसर कर देंगे इसके लिए। बस्टी ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? बस्टी ट्रैफिक का मतलब कभी भी रैंडम ट्रैफिक आ रहा है, कभी भी रैंडम डाटा आ रहा है, उसका कोई भी फिक्स रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक सेंडर है और एक रिसीवर, और इसने आगे भी सेंड करना है, मान लेते हैं ये सेंडर का भी काम कर रहा है, बीच में पहले रिसीव करेगा फिर सेंड करेगा। अब क्या हो रहा है, जो ये सेंडर है ना, सेंडर ने 10 यूनिट एक साथ भेज दिए, उसके बाद नेक्स्ट 20 सेकंड कुछ नहीं भेजा, उसके बाद इसने 20 सेकंड बीत जाने के बाद 20 यूनिट्स एक साथ इकट्ठे भेज दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो बस्टी ट्रैफिक हो गया कि कभी तो बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक आ जा रहा है, कभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मान लो आपको इसको क्या करना है, फिक्स्ड रेट ट्रैफिक करना है, तो कैसे करोगे? तो आप एक सिचुएशन समझिए, मुझे जो डाटा है ना उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। जब मैं उसको थोड़ी देर होल्ड कर लूंगा ना, उसके बाद मैं उसको अपनी ही मर्जी से छोड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोच लिया कि मैं अब इसको एक एक सेकंड की देरी के बाद छोड़ूंगा, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर एक नलका लगा हुआ है, नलके की मर्जी है, नलके का फ्लो है, जैसे मर्जी चले। ठीक है, कभी वो तेज हो जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है, वो उसका अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, बाल्टी के नीचे एक छोटा सा छेद है, वो उस छेद में से जो ड्रॉप्स हैं वो टिप 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 करके ही गिर रही हैं। तो समझिए मेरी बात, पहले बस्ती ट्रैफिक था और बस्ती ट्रैफिक को क्या कर दिया गया, फिक्स्ड रेट ट्रैफिक कर दिया गया।
अब बताइए कौन सा इसमें से हो सकता है? गो बैक एन ARQ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो हमने समझ लिया है। स्लाइडिंग विंडो क्या करता है? फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, फिक्स्ड रेट ट्रैफिक नहीं करता। मैनचेस्टर, लीकी बकेट, ये क्या दिखाया मैंने? लीकी बकेट, ये क्या हो रहा है? बकेट लीक हो रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लीकी बकेट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच टेबल की अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन रिलेशन। DBMS का क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन से रिलेशन यानी कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज पॉसिबल है। किस की में ऐसा होता है? प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की? तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की होता क्या है। तो क्विकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास एक टेबल 1 है और मेरे पास एक टेबल 2 है। अब मैंने टेबल 1 में क्या लिखा? टेबल 1 में मैंने लिखा, मान लो ट्रेड लिख लिया, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी, लिख लेता हूँ आईडी 1 2 3, ठीक है, ये मैंने आईडी लिख ली। और ये मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में लिख दिया, 1 का मतलब है HR, 2 का मतलब है IT और 3 का मतलब है क्लर्क। इस तरह से मैंने लिख दिया। 1 का मतलब HR, 2 का मतलब IT और 3 का मतलब क्लर्क। इतनी सी बात। टेबल नंबर 2 है मेरे पास। टेबल नंबर 2 में मैंने लिखा 1, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद मैंने नाम लिख दिया अपना, रोहन, साक्षी, प्रिया, ठीक है, जानवी। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो आगे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी? डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास क्या है कि मान लो रोहन जो है वो HR में है, तो मैंने 1 लिख दिया इसके आगे। अब जो साक्षी है वो भी HR में है, तो मैंने 1 लिख दिया। जो प्रियंका है या प्रिया है वो 3 में है, ठीक है, मान लो क्लर्क है। और जानवी भी क्या है? क्लर्क है। इस तरह से। अब प्राइमरी की क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, प्राइमरी की होता है ऐसा कॉलम जो कि एकदम यूनिक है, जिसमें वैल्यूज जो हैं रिपीट नहीं होती हैं, ना ही खाली होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं मान लेता ये वाला एम्प्लॉय वाला है कि अलग अलग हैं सारे, रोहन, साक्षी, प्रिया, जानवी, ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की होता है दो टेबल में रिलेशन क्रिएट करने वाला। जैसा कि यहाँ पे हो गया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या है? HR नहीं, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गया? यहाँ पे फॉरेन की हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यूज क्या हो सकती हैं? डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। 1 1 2 बार भी आ सकता है और 3 जो है 2 बार भी आ सकता है। हो सकता है ये हो ही नहीं हमारे उसमें, तो ये क्या हो सकता है? एम्प्टी भी हो सकता है। फॉरेन की में खाली भी हो सकती है। जो हमारी प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की में जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं हो सकती, खुद में यूनिक होती हैं और वो खाली भी नहीं हो सकती। फॉरेन की में जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं और खाली भी हो सकती हैं। कैंडिडेट की क्या होती है? जो कॉलम हमारा प्राइमरी की बनाया जा सकता है, मतलब वो एक तरह से उम्मीदवार है, बनाया नहीं गया है उसको प्राइमरी की। 2 3 रोज हो सकते, कॉलम्स हो सकते हैं हमारे ऐसे जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, ठीक है, बट वो बनाए नहीं गए हैं। जो प्राइमरी की बन गई है वो ठीक है। बाकी क्या है मेरे पास? कैंडिडेट की और अल्टरनेट की भी इसी तरह से होती है। वो कैंडिडेट कीज जिनको प्राइमरी की नहीं बनाया गया वो क्या होती है? अल्टरनेट कीज होती है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन कीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा सा इजी क्वेश्चन। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन क्या होता है? तो एनिमेशन अ स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट अप्लाइड टू द टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये MS जो हमारे पास पावर पॉइंट है उसमें मेजरली इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स हैं या साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि टेक्स्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट इमेज वगैरह पे लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनिमेशन। आपने देखा होगा कि कई बार ऑब्जेक्ट फूल वगैरह साइड से होके आते हैं, ऊपर से आते हैं, घूम घूम के आते हैं, तो वो क्या है? एनिमेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट टू डू इन पावर पॉइंट? जब आप अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन, तो क्या होता है? चेंज द कंटेंट ऑफ द स्लाइड, की जो स्लाइड में आपने लिखा हुआ है वही बदल जाता है। ऐड फंक्शनैलिटी टू द स्लाइड, उसमें अलग से फीचर्स जुड़ जाते हैं। चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो ये सही उत्तर है। जो आपका अपीयरेंस है, लुक है, ठीक है, डिजाइन है। डिजाइन टेम्पलेट का मतलब ऑटोमेटिकली एक डिजाइन जो है आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है, प्री मेड, रेडीमेड या प्रीमेड, ठीक। तो ये क्या करता है? आपका अपीयरेंस बदल देता है स्लाइड का, पर आपका कंटेंट जो आपने लिखा है, टेक्स्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द स्लाइड टाइमिंग यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड टाइमिंग किस लिए इस्तेमाल होता है? ट्रैकिंग चेंजेस, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम स्पेंड डिजाइनिंग इन द स्लाइड, एडजस्टिंग टाइम अ स्लाइड डिस्प्लेड बिफोर नेक्स्ट अपीयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडजस्टिंग द टाइम ऑफ अ स्लाइड इज डिस्प्लेड बिफोर नेक्स्ट अपीयर्स, ठीक है, कि अगली स्लाइड आने से पहले जो हमारी स्लाइड है वो कितने समय तक दिखाई जाएगी, उसका जो टाइम होता है वो हमारा स्लाइड टाइमिंग शो करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट मैं जितना डीप हो सके उतना समझाने की कोशिश की है और जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो भी करने की कोशिश की है। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।